पंजाब सीएम मान की अध्यक्षता में कैबिनेट की अहम बैठक हुई। इस बैठक में कई मुद्दों पर चर्चा की गई। बैठक के बाद सीएम भगवंत सिंह मान ने बैठक में उठाए गए मुद्दों की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि कैबिनेट की बैठक में कई मुद्दों पर चर्चा की गई। साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि पंजाब विधानसभा के सत्र के दौरान 2 नए कानून लाए जाएंगे। सीएम भगवंत सिंह मान ने बताया कि 65,000 से ज्यादा आउटसोर्स कर्मचारियों सरकारी कॉन्ट्रैक्ट में लाया जाएगा। पंजाब में तापमान और भीषण गर्मी को देखते हुए राज्य सरकार ने छात्रों को बड़ी राहत दी। सरकारी स्कूल शिक्षा विभाग ने प्रदेश के सभी सरकारी सहायता प्राप्त, मान्यता प्राप्त और निजी स्कूलों में जून से 30 जून तक गर्मियों की छुट्टियों का ऐलान किया। इस संबंध में विभाग की ओर से आधिकारिक आदेश जारी कर दिए गए हैं। विभाग ने यह फैसला छात्र छात्राओं के स्वास्थ्य और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए लिया गया। पंजाब डीजीपी गौरव यादव ने अमृतसर में उच्च अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की, जिसमें लॉ एंड ऑर्डर को लेकर चर्चा की गई। साथ ही पुलिस की स्ट्रेटजी को मजबूत करने, पब्लिक सेफ्टी और सिक्योरिटी को और बढ़ाए जाने को लेकर चर्चा की गई। इसके अलावा मोहकमपुरा में बने नए पुलिस स्टेशन का भी उद्घाटन किया, जो पब्लिक सर्विस डिलीवरी को बेहतर बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम है। पंजाब में धान की सीधी बुआई का सीजन जारी है और सरकार किसानों को इसके लिए प्रोत्साहित कर रही है। कृषि विभाग के मुताबिक राज्य में अब तक करीब 15,380 एकड़ क्षेत्र में धान की सीधी बुआई हो चुकी है, जबकि 1,265 किसानों ने रजिस्ट्रेशन कराया है। वहीं लुधियाना में करीब 2,700 एकड़ में धान की बुआई हो चुकी है और 232 किसान योजना से जुड़े हैं। दरअसल सरकार किसानों को 1,500 रुपये प्रति एकड़ सहायता राशि दे रही है और इस साल 5 लाख एकड़ में सीधी बुआई का लक्ष्य रखा गया है। अधिकारियों ने बताया कि तकनीक पानी की बचत के साथ साथ किसानों को समय पर अगली फसल की तैयारी में भी मदद करती है। जालंधर में आरटीआई एक्टिविस्ट और अधिवक्ता सिमरनजीत सिंह की शनिवार को गोली मारकर हत्या कर दी गई। ये वारदात फगवाड़ा स्थित एलपीयू के लॉ गेट के पास हुई, जहां उन पर सिमरनजीत सिंह के मामा के बेटे ने हमला किया। बताया जा रहा है कि सिर में गोली लगने से सिमरनजीत सिंह की मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस के मुताबिक घटनास्थल से एक पिस्टल, 2 मोबाइल, कार और एक खाली कारतूस बरामद किया गया। जालंधर रेंज के डीआईजी नवीन सिंगला ने बताया कि शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है और मामले की जांच जारी है। हरियाणा सीएम नायब सिंह सैनी ने धानक समाज के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की। बैठक की अध्यक्षता करते हुए सीएम सैनी ने समाज के उत्थान और सम्मान के लिए सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई। इस मौके पर सीएम सैनी ने कहा कि पीएम मोदी के मार्गदर्शन में डबल इंजन सरकार वंचित वर्गों के कल्याण के लिए लगातार कार्य कर रही है और 29 जून को भिवानी में राज्य स्तरीय संत कबीर जयंती मनाई जाएगी। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष अर्चना गुप्ता शामिल हुई और कार्यकर्ताओं को संगठन की विचारधारा व कार्यशैली से अवगत कराया। उन्होंने कहा कि बीजेपी एक अनुशासित और संगठित पार्टी है, इसलिए कार्यकर्ताओं के प्रशिक्षण के लिए समय समय पर ऐसे शिविर आयोजित किए जाते हैं। अर्चना गुप्ता ने कहा कि बीजेपी अपने हर कार्यकर्ता का सम्मान करती है, जबकि कांग्रेस में संगठन से अधिक व्यक्तिगत हितों को प्राथमिकता दी जाती है। पंचकूला के रामगढ़ क्षेत्र में आज डीआरडीओ की ओर से हाई कैलिबर बम का परीक्षण किया जाएगा। ट्रायल को देखते हुए जिला प्रशासन ने परीक्षण स्थल के 1.5 किलोमीटर दायरे में आने वाले कई गांवों को अलर्ट पर रखा है। प्रशासन ने लोगों से सुबह 10:30 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक अपने घरों के अंदर सुरक्षित रहने की अपील की। जिला प्रशासन के मुताबिक सुरक्षा कारणों से फिलहाल किसी भी प्रकार की मीडिया कवरेज की अनुमति नहीं होगी। ट्रायल से संबंधित जानकारी और अपडेट समय समय पर साझा किए जाएंगे। अंबाला पुलिस की सीआई टीम ने अपराध पर कार्रवाई करते हुए बड़ी सफलता हासिल की। टीम ने एक ही महीने में 5 स्नैचिंग की वारदातों को अंजाम देने वाले आरोपी को गिरफ्तार किया। आरोपी की पहचान चंडीगढ़ के सतनाम सिंह के रूप में हुई है। आरोपी ने पूछताछ के दौरान 1 महीने के दी गई 5 वारदातों को कबूल किया।
पल्लवल पुलिस के हथीम सीआईए स्टाफ ने एक मुठभेड़ के बाद अंतर्राज्यीय गिरोह के 4 शातिर अपराधियों को गिरफ्तार किया। साथ ही उनके कब्जे से भारी मात्रा में अवैध हथियार बरामद किए। इस दौरान एक अपराधी को गोली लगी, जिसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। मुठभेड़ में एक पुलिसकर्मी भी घायल बताया जा रहा है। पुलिस ने अपराधियों के कब्जे से भारी मात्रा में अवैध हथियार और कारतूस बरामद किए हैं। पंचकुला कोर्ट के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश विक्रमजीत अरोड़ा ने पत्नी की हत्या के मामले में आरोपी पति को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। कोर्ट ने आरोपी पर 50,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया। दरअसल मामला जनवरी 2023 का है, जब अभयपुर गांव में एक महिला की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हुई थी। जांच के दौरान पुलिस ने फॉरेंसिक साक्ष्यों और गवाहों के बयानों के आधार पर आरोपी के खिलाफ मजबूत केस तैयार किया। रोहतक के मोखरा गांव में जमीन विवाद को लेकर एक बुजुर्ग की पीट-पीटकर हत्या कर दी गई। मृतक की पहचान ओमवीर के रूप में हुई है। मृतक के बेटे सोनू ने पड़ोसी अजय, उसकी बहन रिम्पी समेत 7 लोगों पर हत्या का आरोप लगाते हुए पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। आरोप है कि वर्ष 2023 में 1 एकड़ जमीन की रजिस्ट्री कराने के बावजूद आरोपियों ने 20 लाख रुपए का भुगतान नहीं किया और पैसे मांगने पर लगातार विवाद करते रहे। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। गाजियाबाद के खोड़ा क्षेत्र में हुए सूर्य चौहान हत्या के मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की। पुलिस और मुख्य आरोपी के बीच मुठभेड़ हुई। इस दौरान मुख्य आरोपी असद गोली लगने से ढेर हो गया। पुलिस के मुताबिक जानकारी मिलने पर खोड़ा और इंदिरापुरम पुलिस की संयुक्त टीम ने आरोपी की घेराबंदी की गई। इस दौरान आरोपी ने फायरिंग कर दी। इस मौके पर पुलिस की जवाबी कार्रवाई में आरोपी घायल हुआ और अस्पताल ले जाते समय उसकी मौत हो गई, जबकि एक पुलिसकर्मी भी घायल हुआ। पुलिस ने आरोपी के पास से बाइक और हथियार बरामद किया है। नोएडा के सेक्टर 59 स्थित एक कंपनी में भीषण आग लगने से अफरा तफरी का माहौल बन गया। बताया जा रहा है कि इस दौरान कुछ लोग घायल भी हुए। फायर ब्रिगेड के अधिकारियों के मुताबिक आग लगने की सूचना मिलते ही तत्काल दमकल की गाड़ियां घटनास्थल पर पहुंची और आग बुझाने का काम शुरू किया। आग इतनी तेजी से फैल गई कि कंपनी के अंदर मौजूद कर्मचारियों में भगदड़ मच गई। शुरुआत की जांच के मुताबिक आग लगने की वजह से शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने सिहनी वाला से मौजूद शिवालिक कॉलेज के विकसित भारत 2047 कार्यक्रम में पहुंचे। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट समेत कई नेता मौजूद रहे। इस दौरान सीएम धामी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में शिक्षा क्षेत्र में देश ने लगातार आगे बढ़ रहा है। वहीं राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने कहा कि देश में स्टार्टअप का बेहतर सिस्टम तैयार हो रहा है और प्रधानमंत्री के नेतृत्व में सरकार युवाओं की ऊर्जा को सही दिशा देने का काम कर रही है। श्री बद्रीनाथ धाम में दर्शन के लिए श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ रही है। श्री बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के मुख्य कार्य अधिकारी सोहन सिंह रांगड़ ने बताया कि 23 अप्रैल को कपाट खुलने के बाद से अब तक करीब 17 लाख श्रद्धालु दर्शन कर चुके हैं। उन्होंने कहा कि अभी भी रोजाना करीब 30,000 यात्री श्री बद्रीनाथ और श्री केदारनाथ धाम पहुंच रहे हैं। यात्रा के कारण मंदिर परिसर और आसपास के क्षेत्रों में काफी भीड़ है। जिला प्रशासन और मंदिर समिति पुलिस के सहयोग से कानून व्यवस्था और श्रद्धालुओं की सुविधाओं का प्रबंध कर रहे हैं। पहाड़ों की रानी मसूरी में इन दिनों पर्यटन सीजन चरम पर है, जिसके चलते पर्यटकों की भारी भीड़ बढ़ने लगी है। पिछली बार के मुकाबले इस बार भीषण ट्रैफिक जाम की समस्या से लोगों को जूझना पड़ रहा है। हालात ऐसे हैं कि दिल्ली से देहरादून का करीब 250 किलोमीटर का सफर जहां पर्यटक 2.5 से 3 घंटे में पूरा कर रहे हैं, वहीं देहरादून से मसूरी की मात्र 31 किलोमीटर की दूरी तय करने में 5 से 6 घंटे तक लग रहे हैं। लगातार लग रहे जाम से स्थानीय निवासी समेत पर्यटक भी परेशान नजर आ रहे हैं। राजधानी दिल्ली में राज्यसभा सांसद हरभजन सिंह ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने पंजाब से जुड़े कई अहम मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की। साथ ही राज्य के विकास, जनहित और कानून व्यवस्था को और बेहतर बनाने पर भी विचार विमर्श किया गया। सांसद ने पंजाब के हितों की रक्षा और विकास कार्यों को गति देने के लिए केंद्र सरकार से सहयोग का अनुरोध किया।
दिल्ली के साकेत महरौली क्षेत्र में शनिवार शाम एक 5 मंजिला इमारत अचानक गिर गई। इस दौरान हादसे की जानकारी मिलते ही दिल्ली फायर सर्विस, पुलिस और एनडीआरएफ की टीमें मौके पर पहुंची और बचाव अभियान शुरू किया। अधिकारियों के मुताबिक मलबे में कई लोगों के फंसे होने की आशंका है, जबकि अब तक 10 से ज्यादा लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला जा चुका है। फिलहाल किसी के मौत की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। इमारत गिरने के कारणों का पता लगाने के साथ साथ राहत और बचाव कार्य युद्ध स्तर पर जारी है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने साकेत मेट्रो स्टेशन के पास इमारत गिरने की घटना पर दुख जताया। सीएम रेखा गुप्ता ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर लिखा कि हादसे से वो बहुत चिंतित है। एनडीआरएफ दिल्ली, अग्निशमन सेवा, दिल्ली पुलिस, डीडीएमई, एमसीडी, सीटीएस और नागरिक सुरक्षा को टीमें युद्ध स्तर पर बचाव अभियान चला रही हैं। हर संभव प्रयास किया जा रहा है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने एक बड़ी आतंकी साजिश को भंडाफोड़ करते हुए 9 आरोपियों को गिरफ्तार किया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में स्पेशल सीपी अनिल शुक्ला और एडिशनल सीपी प्रमोद कुशवाहा ने बताया कि पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई और अंडरवर्ल्ड से जुड़े तत्वों द्वारा दिल्ली और मुंबई को निशाना बनाने की साजिश रची जा रही थी। जांच में सामने आया है कि आतंकियों ने देश की आर्थिक राजधानी मुंबई और दिल्ली को दहलाने का पूरा प्लान बना लिया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे देशवासियों से मन की बात कार्यक्रम के जरिए संवाद करेंगे। मन की बात कार्यक्रम का यह 134वां एपिसोड होगा। इस दौरान पीएम मोदी विश्व तंबाकू निषेध दिवस, ईरान इजरायल जंग, पेट्रोल डीजल के रेट में बढ़ोतरी और बढ़ती महंगाई पर बोल सकते हैं। इसके अलावा पीएम मोदी कई अहम मुद्दों पर अपने विचार साझा करेंगे। कार्यक्रम को लेकर देश भर में उत्साह का माहौल है। पीएम मोदी के संबोधन को बीजेपी नेता और कार्यकर्ता कई जगहों पर सामूहिक रूप से सुनेंगे। मन की बात कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन सहित विभिन्न माध्यमों पर किया जाएगा। राजस्थान के चूरू और श्रीगंगानगर समेत कुल 4 जिलों में शनिवार दोपहर अचानक मौसम बदल गया। दोपहर करीब 2 बजे तेज धूल भरी आंधी और रेतीले बवंडर ने पूरे क्षेत्र को अपनी चपेट में ले लिया, जिससे आसमान में धूल का घना गुबार छा गया और दिन में ही अंधेरे जैसे हालात बन गए। लगभग 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चली हवाओं के कारण दृश्यता शून्य के करीब पहुंच गई और वाहन चालकों को हेडलाइट्स जलाकर चलना पड़ा। करीब 30 मिनट तक चले इस तांडव से लोगों के घरों में मिट्टी भर गई और जनजीवन प्रभावित हुआ।